मुख्तियार कार साहब जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स रखते हैं लैंड के, उन्होंने कहा कि ये प्लॉट 1121 स्क्वायर यार्ड्स का है। केएमसी ने लिख के दिया कि ये प्लॉट 1121 स्क्वायर यार्ड्स का है। फिर सोसाइटी ने भी लिख के दिया, जो अप्लाई कर रहा था कि इसको ये प्लान अप्रूव कर दें आप बिल्डिंग के लिए, उन्होंने भी 1121 स्क्वायर यार्ड्स डिक्लेयर करके भेजा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। फिर सुप्रीम कोर्ट को इसमें क्या इलीगैलिटी नजर आई? क्या थी वो इलीगैलिटी? ये तो सर सुप्रीम कोर्ट को ही पता ऑर्डर करते वक्त। नस्ला टावर क्यों, वाई, सबको गिराएं? केएमसी तो ना गवाह था ना मुल्जिम था। जिसकी जमीन थी, जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी था, उसको ना गवाह बनाया गया ना मुल्जिम बनाया गया। बिल्डर था कौन? पावर अटर्नी वाला बंदा? नो, असल बिल्डर तो पीछे था कोई, वो तो फ्रंट पे आया ही नहीं। एसबीसी को क्यों मुल्जिम बनाया गया? तो वो मुन्नी बदनाम है, एसबीसी जो है बदनाम है। वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। शायद आपको नस्ला टावर तो याद हो, जो कि एक बुलंदोबाला इमारत थी मेन शारा फैसल कराची पे, जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इवन डायनामाइट लगा के भी उड़ाने का हुक्म दिया और इवेंचुअली उसे डिमोलिश कर दिया गया था। आज हम इस पॉडकास्ट में देखने वाले हैं कि क्या वाकई में वो बिल्डिंग इलीगल थी, क्या उसके अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसके ऊपर जो करप्शन केसेस जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे रजिस्टर करने का, उनका क्या आउटकम हुआ, किस तरह से उनमें एविडेंस चला, क्या क्या उनमें एविडेंस था। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर इफ्तिखार अहमद शाह, जो कि नस्ला टावर के करप्शन केस में एक प्राइम एक्यूज्ड के काउंसिल रहे हैं। उन्होंने इस केस को प्रोसीड किया है और सारा एविडेंस उन्होंने इस पॉडकास्ट में हमारे सामने रखा है। डॉक्यूमेंट्स हम आपके सामने भी स्क्रीन पे चलाएंगे। सो इट्स अबाउट नस्ला टावर द इंटायर पॉडकास्ट, कि उसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने किस बेसिस पे उसे इलीगल करार दिया, जो उसकी लीजिंग अथॉरिटीज़ हैं या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो क्या कहता है। सो वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड, एंजॉय। सो सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि लाइक रिसेंटली यू हैव बीन पार्ट ऑफ सम वेरी गुड केसेस, वेरी रिनाउंड फेमस केसेस, जैसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस था। अभी आप अरमगान वाले केस में भी आप काउंसिल हैं कंप्लेनेंट साइड से। नस्ला टावर में भी आपने पार्टिसिपेट किया। सो हाउ इज़ द एक्सपीरियंस, और केसेस मिलते कहाँ से हैं आपको? सर केसेस तो ये सारे नसीब होते हैं अल्लाह मियाँ की तरफ से। इंसान जो है बस वो मेहनत कर सकता है और अल्लाह मियाँ से दुआ कर सकता है कि अच्छे से अच्छा हो, और जो बातें लिखी हुई होती हैं वो होनी होती हैं। नहीं, बट वो मेहनत तो सारे लोग करते हैं, बहुत जी। सारे लोग हैं, वकील भी हैं। हाँ जो हम देखते हैं टॉप केसेस, वो माशाल्लाह से आप कर रहे होते हैं। जी। सो यू हैव एनी लिंक्स, एनी कोई आपके रिसोर्सेज ऐसे हैं जहाँ से आप वो सारे केसेस आपको मिल जाते हैं? नहीं, इससे पहले भी आई थिंक आप बड़े अच्छे अच्छे केसेस में आपने आमिर मंसूब साहब के साथ भी जी, पार्टिसिपेट किया है। जी 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 जी। देखिए, आपका सवाल तो बहुत अच्छा है। और जब मैं नई नई वकालत शुरू की थी तो मेरी ये ख्वाहिश होती थी कि, और हर वकील की ये ख्वाहिश होती है कि बड़े और अच्छे केस मिलें। तो आई थिंक वालदा की दुआएं, मैं समझता हूँ। बाकी ऐसे नहीं है कि जाके और कॉन्टैक्ट्स यूज़ करके केस को पकड़ना होता है। आई थिंक एक वक्त आ जाता है जो अट्रैक्ट करते हैं आप फिर, रादर देन व्हाट्स द राइट वर्ड टू यूज़ हियर, कि आप सोलिसिट करें जाके। बस आप बैठे होते हैं और अल्लाह मियाँ की तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, मैं समझता हूँ। अच्छा सर, आज जैसे कि हम यहाँ पे बैठे हैं, मेनली हम हमारी डिस्कशन जो नस्ला टावर के केस में होगी, जो रिसेंटली अभी उसका फैसला भी आया है, एंड आप भी डिफेंस काउंसिल थे उसमें और सारे जो मुल्जिमान हैं वो उसमें एक्विट हो गए। अच्छा, सोशल मीडिया पे ये एक चीज़ या लोगों के दरमियान एक कहा ये जा रहा है कि मे बी पावरफुल लोग उसमें एक्यूज थे, सम गेम फिक्सेशन थी, मैच फिक्स था, या कोर्ट इन्फ्लुएंस में आ गई, इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो इसमें क्या सदाकत है, ऐसा कुछ हुआ है या नहीं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको नहीं कह सकते आप मैच फिक्स। अगर कोई मैच फिक्स था तो वो था कि एफआईआर काटो। एंटी करप्शन वालों को डायरेक्शन दी गई थी कि इस केस में एफआईआर काटो। एफआईआर तो पहली बात सस्टेनेबल ही नहीं थी, और उसका रीज़न ये है प्राइमरीली कि नस्टा टावर जो है वो सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आता है, जो शारा फैसल मेन रोड पे है। और इसमें जो सिंधी मुस्लिम को ये सोसाइटी बनाने की इजाज़त दी गई थी, वो दी गई थी केएमसी की तरफ से। और 1957 में मेन शारा फैसल को 20 फीट एक तरफ से छोटा किया गया और 20 फीट एक तरफ से छोटा किया गया।
तो जो ज़मीन जिस सोसाइटी के सामने थी, कमिश्नर कराची ने वो ज़मीन उठा के बेच दी उनको। 57 में ज़मीन बेची गई कराची की तरफ से सिंधी मुस्लिम को। तकरीबन 80s के अंदर जिस प्लॉट के सामने एक्स्ट्रा लैंड थी, सिंधी मुस्लिम ने उस प्लॉट ओनर को बेच दी वो लैंड, पैसे ले लिए। अब ये 80s में हो रहा है। इनिशियली जो नस्ला टावर का प्लॉट था वो 780 गज का था, फिर वो एक्स्ट्रा लैंड बेची गई तो वो तकरीबन 1000 समथिंग स्क्वायर यार्ड्स का बन गया। वो ट्रांजिशंस हैं। अच्छा सर, इसमें जैसे आपने कहा कि एफआईआर की आपने एक बात की, तो एफआईआर तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि काटी जाए जी। सो डू यू थिंक कि वो अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस नहीं थी या उसको सही तरह से यूज़ नहीं किया गया, या आप कैसे कहते हैं कि शायद एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी, या सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली क्या इलीगैलिटी मिली उस नस्ला टावर में जो कि उनको एफआईआर की डायरेक्शन देनी पड़ी? मशहूर केस है, हमें याद है कि न्यूज़ पे आता था, तो वो हर रोज़ ही न्यूज़ पे आ रहा था, ये आज नस्ला टावर के केस की ये प्रोग्रेस है, आज ये है। तो शुरू कहाँ से हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी क्यों? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दी वो दी एफआईआर काटने की, और स्पेसिफिकली उन्होंने डायरेक्शन दी कि एसबीसीए के ऑफिशियल्स और जो इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ आप एफआईआर काटें। तो उनके ऑर्डर में कोई रूम नहीं था इंक्वायरी का, इन्वेस्टिगेशन का, सिंपल डायरेक्शन थी एफआईआर काटें। तो इस नौयत में जो एजेंसीज हैं वो क्या करेगी, वो बाउंड है एफआईआर काटने में। उल्टी सीधी किसी भी तरीके से उन्होंने एफआईआर काटनी है। नॉर्मली कोर्ट्स इस तरीके से इंटरवीन नहीं करती इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के लिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्शन देती है इंक्वायरी के, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये डायरेक्शन देती है कि आप कंप्लेन सुने, अगर कोई केस बनता है तो आप एफआईआर काटें। पर जब आप पुलिस एजेंसीज को इस तरीके से कहते हैं कि आप कंप्लाई करें, तो फिर इस तरीके के केस निकलते हैं जिनका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है। अच्छा सर, मैं व्यूअर्स के लिए पूरा केस जानना चाहूँगा कि व्हाट वाज द एक्चुअल स्टोरी। न्यूज़ पे तो हम सुनते रहते हैं, कुछ बीच बीच की चीज़ें हमें पता भी होती हैं। हमें जैसे कि एक नैरेटिव हमारे पास ये है कि नस्ला टावर एक बिल्डिंग थी जो कि इल्लीगल थी और उसे सुप्रीम कोर्ट ने इल्लीगल करार देके और उसे तोड़ने का हुक्म दिया। ये तो स्टोरी हमें पता है बेसिक, बट मैं एक्चुअल आपके पास से स्टोरी जानना चाहूँगा, हाउ इट स्टार्टेड एंड पूरी स्टोरी क्या है इसकी, नस्ला टावर के टूटने की और नस्ला टावर के केस की। तो टूटने से पहले बनने से पहले क्या नौयत थी इसकी, ये सब हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया कि 1957 में कराची कमिश्नर ने ज़मीन बेची, हर सोसाइटी को ज़मीन मिली, 20 फीट वाइड रोड। सोसाइटी ने जो प्लॉट ओनर था उसके सामने जो ज़मीन आ रही थी वो रेगुलराइज करके उनको बेच दी। नस्ला टावर का प्लॉट जो था उस वक्त था 1044 स्क्वायर यार्ड्स। सब्सिक्वेंटली जब ओनर ने अप्लाई किया 2010 में मास्टर प्लान अथॉरिटी के पास कि अब ये रेजिडेंशियल प्लॉट है, इसको मुझे कमर्शियल करवा के दें ताकि मैं इधर बिल्डिंग खड़ी करूं, तो उन्होंने जब सर्वे किया तो उनको ये पता चला कि 77 गज इसकी बाउंड्री में एक्स्ट्रा है। तो ओनर ने, जो मालिक है, उसने अप्लाई किया सोसाइटी के पास कि सर ये जो 77 गज है ये भी आप रेगुलराइज करके दें। सोसाइटी की मीटिंग हुई, बोर्ड मेंबरान की, उन्होंने अप्रूवल दे दिया। अच्छा सर, जो और पैसे ले लिए। इनिशियली जो लैंड अलॉट हुई थी, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि वो 700 समथिंग जो लैंड अलॉट की गई थी और जो बाकी थी वो एलिजिडली ये है कि उस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, वो इलीगैलिटी थी उसमें। जो इनिशियली जो आई थिंक 1950s की जो लीज थी उसमें तो सिर्फ 784 या 780 गज ये ज़मीन अलॉट थी, तो ये बड़ी कैसे? ये बड़ी इसलिए कि जो ये बात सच है कि ये 780 ही थी? जी, ये ओरिजिनल लीज में 780 गज का प्लॉट था, और सिर्फ ये 780 गज का नहीं था, जो साथ वाले थे वो तमाम 1000 गज के, 800 गज के, इस तरीके से प्लॉट थे। और जब शार फैसल कमिश्नर कराची ने बेचा छोटा करके, तो वो पूरी पट्टी सिंधी मुस्लिम ने खरीद ली। इवेंचुअली सिंधी मुस्लिम ने हर प्लॉट ओनर को बढ़ा के दी, तो सिर्फ 193 प्लॉटे को नहीं मिली, नस्ला टावर वाले प्लॉट पे सिर्फ नहीं मिली एक्स्ट्रा लैंड, उस पूरी पट्टी में मिली
हर प्लॉट ओनर को वो टुकड़ा मिला जो उसके सामने था। तो आज भी अगर आप जाके देखेंगे शारा फैसल में, तो लेफ्ट हैंड साइड पे बिल्डिंग्स बनी हुई है, कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, पर सिर्फ नस्ला टावर को गिराया गया। सो यू वांट टू से कि पूरी एक पट्टी थी जिसको ज़मीन एक्स्ट्रा लैंड मिली, ऑफिशियली मिली, और बाकी सबके पास अभी भी है, सिर्फ नस्ला टावर टूटा है। एम आई राइट? जी। आपको सर इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को सब्सटेंशिएट करें जो आप कह रहे हैं? बिकॉज वी ट्रस्ट यू, Yes, of course. बट फॉर आवर ऑडियंस कि अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हो जिसमें ये सारी ट्रांजैक्शन जो लीगल वे में की गई हो, जी, इज देयर एनी डॉक्यूमेंट? देखिए ये कागज़ है 27 दिसंबर 1957 का, ये चीफ कमिश्नर कराची की तरफ से लिखा गया था। उस पर क्लियरली लिखा हुआ है कि सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को 20 फीट वाइड लैंड स्ट्रिप बेची जा रही है फुल मार्केट वैल्यू पे, और सिंधी मुस्लिम ने ये ख़रीद ली। सिर्फ सिंधी मुस्लिम ने नहीं खरीदी, जो सोसाइटीज़ थी उस वक्त जिसके सामने जो प्लॉट आ रहा था वो उन्होंने ख़रीदा। अब इसके बाद 1980s नस्ला टावर की जो प्लॉट की फाइल है उसमें इंडोर्समेंट्स हुई है 1980s की कि ये एलिमेंट लैंड एक्स्ट्रा मिली है, तो ये प्लॉट जो है 1044 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है। और सोसाइटी की जो बुक्स हैं वो ये दिखाती हैं कि जो साथ वाले प्लॉट थे उन सब में भी इंक्रीजिंग हुई थी, एलिमेंट लैंड दी गई थी सबको। तो अगर ये पूरी कार्रवाई इलीगल थी तो सिर्फ नस्ला टावर क्यों? वाई? सबको गिराएं? इसके अगेंस्ट कोई जो आप कह रहे हैं एडिशनल लैंड उन्होंने खरीदी थी, एनी पेमेंट्स, कोई इस तरह की पेमेंट्स हुई थी इसमें ऑफिशियल जो गवर्नमेंट को गई हूँ? जी, सिंधी मुस्लिम ने पैसे दिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, कराची के कमिश्नर को, कि ये जो पट्टी है हमें दे दें, उन्होंने दे दी। जो प्लॉट के ओनर्स थे उन्होंने पैसे दिए सोसाइटी को कि सर ये हमारे सामने आ रहा है, ये आप हमें दे दें, उन्होंने दे दी। अब जब आप जाते हैं वो तो कुछ आगे हो जाएगा तो विल डिस्कस इट आगे, पर इनकी पेमेंट्स हुई हैं। सोसाइटी ने गवर्नमेंट को पैसे दिए, प्लॉट ओनर ने सोसाइटी को पैसे दिए। ऐसे नहीं है कि ये इलीगली अलॉटेड लैंड थी, नो। 780 से 1044 हुआ। जब रेजिडेंशियल से कमर्शियल चेंज करवाने गए तो पता चला 77 इसमें एक्स्ट्रा है, वो भी रेगुलराइज हो गई। वो एंट्री जो 1121 स्क्वायर यार्ड्स की थी फाइनल 2010 की, वो एंट्री मुख्तियार कार ने भी रखी, केएमसी ने भी अपने पास रखी, सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी ने भी रखी। जब ये प्लॉट रेजिडेंशियल हो गया तो इसकी फाइल आ गई सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास फॉर अप्रूवल ऑफ बिल्डिंग प्लान। फर्स्ट टाइम दे गिव ऑब्जेक्शंस कि आपने ये कागज़ नहीं पूरे किए, ये पूरे कीजिए। उसके बाद फाइनल अप्रूवल जो मिला गया है वो किस बेसिस पे मिला गया है? वो इसी बेसिस पे मिला गया कि मुख्तियार कार साहब जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स रखते हैं लैंड के, उन्होंने कहा कि ये प्लॉट 1121 स्क्वायर यार्ड्स का है। केएमसी ने लिख के दिया कि ये प्लॉट 1121 स्क्वायर यार्ड्स का है। फिर सोसाइटी ने भी लिख के दिया जो अप्लाई कर रहा था कि इसको ये प्लान अप्रूव कर दें आप बिल्डिंग के लिए, उन्होंने भी 1121 स्क्वायर यार्ड्स डिक्लेयर करके भेजा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को। इसमें सर लीजिंग अथॉरिटी कौन सी है? केएमसी। सो जो मैं चीज़ अखज़ कर पा रहा हूँ, ये आप ये कहना चाह रहे हैं जो लीजिंग अथॉरिटी है वो कह रही है कि ये जो 1121 स्क्वायर यार्ड गालिबन इसका प्लॉट है, जिसको बेचा वो भी ये कह रहा है, जो मुख्तियार कार है वो भी यही कह रहा है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास भी यही डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सर आई जस्ट वांट टू नो, आई एम क्यूरियस कि फिर सुप्रीम कोर्ट को इसमें क्या इलीगैलिटी नज़र आई, कहाँ से उन्होंने वो इलीगैलिटी अखज़ की और क्या थी वो इलीगैलिटी बेसिकली? ये तो सर सुप्रीम कोर्ट को ही पता ऑर्डर करते वक्त कि उन्होंने, क्योंकि उसके ऑर्डर में ये चीज़ वाजे नहीं है कि ये क्यों इलीगल है, कौन से लॉ की वायलेशन हुई है, एंड व्हाट आर द रीजंस वेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट थॉट कि ये जो कंस्ट्रक्शन हुई है इलीगल है। पहली बात तो कंस्ट्रक्शन को हम इलीगल कह ही नहीं सकते। कंस्ट्रक्शन को इलीगल हम तब कहेंगे जब अलॉटमेंट इलीगल होगी, जब उसका रेजिडेंशियल से कमर्शियल चेंज करना इलीगल होगा।
फिर सब्सिक्वेंटली हम कह सकते हैं कि उसकी कंस्ट्रक्शन इलीगल है, ठीक है ना। द डोंकी इज ऑलवेज आफ्टर द कार्ट, ही कैन नेवर बी बिफोर द कार्ट। तो गधा जो होता है वो गधे गाड़ी के आगे ही लगता है ना, पीछे तो नहीं लग सकता। तो जब इलीगल अलॉटमेंट नहीं है, इलीगल कन्वर्जन नहीं है, तो इलीगल कंस्ट्रक्शन कैसे? सो आप जो डिफेंस काउंसिल थे, वो आप किस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे या किस एक्यूज्ड को रिप्रेजेंट कर रहे थे? मैं डीजी एसपीसीए को रिप्रेजेंट कर रहा था, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। उन पे क्या इल्ज़ामात थे? उन पे यही था कि इलीगल आई थिंक अप्रूव ही किया इज़ द मोस्ट फेमस वन, जो भी केस, जो एंटी करप्शन वाला केस है वो जाना ही उनके नाम से जाता है। सो इस चीज़ की क्या रीज़न है? गिरफ्तार भी वही हुए, बाकी दूसरे एक्यूज्ड में से कोई एक आध आई थिंक और गिरफ्तार हुआ, उसके अलावा कोई गिरफ्तार नहीं होता, एंड उनके नाम पे ही सारे केसेस जाना जा रहा है, सारा केस के यार करप्शन केस की जगह उन शख्स का नाम लिया जाता है। तो इसकी क्या वजह है? देखिए, उसकी वजह ये है कि 2015 में उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, वो एक्स पाकिस्तान लीव लेके बाहर इलाज के लिए चले गए, और उनकी गैर मौजूदगी में तमाम केसेस हुए उन पे, और क्योंकि वो यहाँ पे नहीं थे तो वो उस तरीके से अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए। तो बाय द टाइम वो वापस आए, काफ़ी हल्ला गुल्ला मच चुका था उनके नाम का। तो एक ये केस है जिसमें अक्विट हो चुके हैं, बाकियों में भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो वो खुद आए थे या उनको लाया गया था पुलिस या इंटरपोल के जरिए? कैसे लाया? खुद आए थे, केसेस फेस करने? खुद केसेस फेस करने आए थे, प्रोटेक्टिव बेल लेके, ट्रांजिटरी, और उन्होंने तमाम केसेस में प्री अरेस्ट लेके ट्रायल ज्वाइन किया है, और आज तक वो ट्रायल अटेंड करते हैं। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ और ये जानना चाह रहा हूँ कि कुछ इंक्वायरीज भी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, एक एफआईआर कटी उस पर, और उस पर इंक्वायरीज की गई। तो इंक्वायरीज के बाद देखें, बहुत डिपार्टमेंट्स में बहुत से अफसर्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, केएमसी भी है, दूसरे तीसरे जो रेलिवेंट सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो किस बेसिस पे, क्या क्राइटेरिया था जो एक्यूज्ड बनाए गए हैं इस केस के? गालिबन 19-20 एक्यूज्ड थे इसमें, तो किस बेसिस पे उनको ये तय किया गया कि या इस शख्स को अक्यूज्ड बनाना है इस केस में? क्या इंक्वायरी में उनके अगेंस्ट कोई ऐसी फाइंडिंग्स थी या नहीं थी? देखिए, इंक्वायरी के अगेंस्ट तो सबसे बड़ा इशू ये है कि ना उनको बुलाया गया, ना उनको नोटिस इशू किया गया, और ना उनका वर्जन सामने रखा गया। अगर ये उस वक्त किया जाता तो मैं समझता हूँ कि नौबत ही नहीं आती एफआईआर की, चलान की, यही रिपोर्ट आ जाती। और इंक्वायरी हुई वन साइडेड, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें वहाँ पे रखी गई, डिक्लेयर दे दिया, डिक्लेरेशन दे दी कि एफआईआर बनती है। एफआईआर किस चीज़ में काटी इन्होंने? कौन कौन से सेक्शन इसमें? 409 पीपीसी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की थी, इंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की। किस चीज़ की, कौन से ट्रस्ट की वायलेशन हुई? क्योंकि इंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी तो ज़मीन की बात हो रही है ना यहाँ पे। तो 1121 मुख्तियार कार, 1121 केएमसी, 1121 सिंधी मुस्लिम, क्या ट्रस्ट टूटा? 112 था, 112 बन गया, कोई इंट्रस्टमेंट नहीं हुई। टूटा सिर्फ नस्ला टावर टूटा सिर्फ नस्ला टावर, ट्रस्ट नहीं टूटा, नस्ला टावर टूटा। जी। अब आ जाते हैं आप 420 के अंदर के फ्रॉड। ठीक है सर, किसके साथ किया फ्रॉड? किसी ने कंप्लेन की कि सर मेरे साथ ये चीटिंग हुई है? नो, एक प्राइवेट गवाह नहीं है। फिर आ जाते हैं 468, 471 फॉल्स डॉक्यूमेंट, जाली कागज़, और जाली कागज़ को इस्तेमाल करना एज ए जेन्युइन। अब तफ्तीशी अफसर का जो क्लेम था वो ये था कि जो एसपीसीए को ख़त लिखा गया केएमसी की तरफ से वो जाली था, जिसमें 1121 लिखा हुआ है। तो भाई, आपने जिसने ख़त लिखा था केएमसी की तरफ से उसको गवाह बनाया, उसको मुल्जिम बनाया आपने उसके सिग्नेचर्स कहीं और से वेरीफाई किए कि उसने सिग्नेचर्स है या नहीं है? नहीं। तो इस पे केएमसी का क्या स्टांस था? केएमसी तो ना गवाह था ना मुल्जिम था। जिसकी ज़मीन थी, जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी था, उसको ना गवाह बनाया गया ना मुल्जिम बनाया गया। उससे पूछा ही नहीं गया कि ये काम गलत है या ठीक है, ये तुम्हारा कागज़ तुम्हारा ही है या नहीं, उससे ये भी नहीं पूछा गया। नहीं, उससे ये अज्यूम कर लिया गया कि ये जाली है। अज्यूम किया गया कि ये जाली है। तो ये पूछा गया तफ्तीशी अफसर से क्रॉस एग्जामिनेशन में कि आपके पास क्या सबूत है कि कागज़ जाली है? तो वो सर खुजाते रहे, उस चीज़ का जवाब नहीं दे पाए।
तो यही सेक्शंस थी, इसके अलावा भी कुछ सेक्शन? इसके अलावा सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947, जिसको 5(2) कहा जाता है। तो अब ये सेक्शन की तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि इस सेक्शन के अंदर करप्शन ज़रूरी होती है। और करप्शन क्या हुई? करप्शन का मतलब पैसों का तो कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई थी। तफ्तीश ऑफिसर से एक सवाल पूछा गया, ये देखें उसमें कह रहा है, स्पेसिफिकली कह रहा है, इट इज़ करेक्ट टू सजेस्ट दैट आई डिड नॉट इन्वेस्टिगेट एनी एलिमेंट ऑफ करप्शन इन दिस केस। फिर भी वो सेक्शन डाल के आप चालान कर देते हैं। अच्छा सर, मैं यहाँ पे आप गवाही की बात कर रहे हैं तो मैं गवाही पे ही आऊँगा। मेरा भी हुआ है इस जजमेंट को पढ़ने का इत्तेफाक। तो एक जजमेंट पूरी जब मैं पढ़ना शुरू हुआ तो मैंने एक चीज़ नोट की, दैट वाज वेरी कॉमन, कि कोई एक गवाह भी किसी एक्यूज्ड के अगेंस्ट कुछ भी डिपोज कर नहीं रहा था, कोई टेस्टमनी थी ही नहीं। और दूसरा जो भी उनका गवाहों का वर्जन था वो प्रोसिक्यूशन को कहीं सपोर्ट नहीं कर रहा था, बल्कि एक्यूज्ड को सपोर्ट कर रहा था। तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि शायद इट वाज जस्ट फॉर्मेलिटी के, एक ट्रायल को भुगता के और गवाहियाँ फॉर्मेलिटी पूरी करके फॉर्मली चला के, और जो एक्यूज्ड हैं उनको एक्विट कराने का एक जरिया? देखिए, ये जो करप्शन के और इस तरीके के केसेस होते हैं ना, ये बेस्ड होते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे। डॉक्यूमेंट जो पेश करते हैं वो होते हैं फेलो कॉलीग्स, कहीं ना कहीं उनका वास्ता बड़ा होता है एक दूसरे के साथ, तो वो एक दूसरे के खिलाफ डिपोज नहीं करते। इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो आप उनसे कुछ भी कहलवा दें वो कह देंगे, ट्रायल में वो इस तरीके से डिपोज नहीं करते। और उसका रीज़न ये है कि डॉक्यूमेंट में गुंजाइश होती है। तो इधर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था ही नहीं अक्यूज के खिलाफ, जिससे साबित हो सके कि इन्होंने कोई ऑफेंस किया है। देखिए, अगर ऑफेंस कोई भी हुआ है तो 1980s में 57 में होना चाहिए था ना। उन लोगों पे केस बना चने कि ये इन्होंने इलीगल अलॉटमेंट की, व्हाट नॉट। अब जो 2010 में लोग हैं, पूरी हुआ हुआ है सब कुछ, आप उनको मुल्ज़िम बना देते हो ऑन व्हाट बेसिस? सो क्या कोई ऐसे इंक्वायरी में देखें आप, क्योंकि आपकी भी क्रिमिनल प्रैक्टिस है, छोटी मोटी वकालत हमने भी की है, जब भी किसी मुल्जिम को मुल्जिम बनाया जाता है तो उसमें इंक्वायरी पे, चलान पे कुछ ना कुछ बेसिस होती हैं, उसका 161 किया जाता है, कुछ ना कुछ वो ऐसा डिपोज करता है कि प्रोसिक्यूशन इसको आगे प्रेस करती है कि हमारे पास ये प्रोसिक्यूशन विटनेस, हम इसको टेस्टिफाई कराना चाहते हैं अगेंस्ट द एक्यूज, डेफिनेटली उनको साबित करना है। तो क्या उन्होंने कुछ ऐसा इंक्वायरी में कहा, कोई ऐसी उनकी 161, कोई ऐसी स्टेटमेंट जो इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस प्रोवाइड कर रही हो अगेंस्ट द एक्यूज्ड, इस तरह का कुछ था? या उन्होंने भी फॉर्मेलिटी पूरी की, पकड़े गवाह और कैसे बनाए गवाह? उन्होंने जो केस बनाया ना, उन्होंने काफ़ी सारे एलिगेशंस डाले कि ये कागज़ डॉक्यूमेंट है, ये फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की गई थी, ऐसे ही अप्रूवल दे दिया। तो जब रिपोर्टें बनती हैं, किसी भी किस्म की रिपोर्ट हो, वो तो बनाने वाले के हाथ में होता है ना। पर जो अदालत में चीज़ साबित होती है वो तो एविडेंस पे होती है कि जो एक्चुअल कागज़ है वो क्या कह रहा है। रिपोर्ट तो कोई मायना नहीं रखती, हमने देखना होता है एक्चुअल कागज़ क्या है। ये केस अगर शुरू में ही फ्रॉम द डे 1 ऑफ द सबमिशन ऑफ चलान इस तरीके से देखा जाता तो अदालत के, पाकिस्तान के टैक्स पेयर के 3 साल ज़ाया नहीं होते, जजमेंट का वेट नहीं किया जाता। इन पे तो केस ही नहीं था डे 1 से। अच्छा, आईओ की मैं एक क्रॉस एग्जामिनेशन देख रहा था, उसमें एक गवाह ये कहते हैं, गवाह की क्रॉस एग्जामिनेशन थी कि एक स्टेटमेंट ऐसे लिखी गई जिसमें आईओ ने खुद ही साइन कर दिए थे। तो स्टेटमेंट पे आईओ खुद ही साइन करते हैं? नहीं, तो उस पर ये पूछा गया बयान तो गवाह का, तो इसका क्या प्रोसीजर है, मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक क्रॉस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन था कि वो गवाह में ये था कि मैं जिसके नीचे दस्तखत है वो आप ये इस तरह से कह रहे, जैसे आई अंडरसाइन कहते हैं, तो इस तरह का कुछ लिखा हुआ, तो नीचे जो साइन थे वो अंडरसाइन आईओ साहब थे। देखिए, आपने सही बात कहा है। उसमें 161 में जो उनकी स्टेटमेंट थी उसमें ये लिखा था कि आई द अंडरसाइन से सो गवाह की तरफ से। साइन आईओ के थे, उसके नहीं थे, गवाह के। तो नॉर्मली 161 स्टेटमेंट में गवाहों के साइन नहीं होते, पर वो कंप्यूटर में बनती हैं
तो वो टाइपोग्राफिकल एरर हो गया। तो इज इट टाइपोग्राफिकल मिस्टेक। इस पे कोई एविडेंस पे फर्क पड़ना चाहिए या नहीं? नहीं, इस पे फर्क नहीं पड़ता, ये इमटेरियल माइनर कॉन्ट्रडिक्शंस कहलाती हैं। अच्छा सर, जो पूरी नेस्ला टावर की स्टोरी है, हमने सारे स्टोरी भी सुन ली, आपसे कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी सुन लिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी देख लिया, एंटी करप्शन कोर्ट का ऑर्डर भी देख लिया, अभी तक उस बंदे को हम लोकेट नहीं कर पाए जिसने इनिशियली ये रिपोर्ट किया था कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, या इनिशिएट कैसे हुआ था ये पूरा? देखिए, सिर्फ नस्ला टावर केस नहीं था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर देखें जिसमें FIR के डायरेक्शंस दिए गए हैं, उस पे तो 14 पेज का सिर्फ टाइटल है। इसका मतलब ये इसमें किडनी हिल एंड मल्टीपल अदर प्रॉपर्टीज, तिजोरी हाइट्स भी था, हिल पार्क की ज़मीनों का भी था। बिल्कुल, इसमें जितना उनको समझ में आया कि इलीगल काम हो रहा है व्हाट नॉट, वो उन तमाम केसों की सुनवाई थी। और ये इनिशिएट कहाँ से हुआ कि किस तरीके से नस्ला टावर का वो बनाया गया कि इलीगल है, तो ये मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट को बेहतर पता कि वो उनको क्या इलीगैलिटी नज़र आई। हमें तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती जिससे ये ऑर्डर करना मुनासिब था कि FIR काटी जाए और बिल्डिंग गिराई जाए। देखिए, बिल्डिंग तो बन गई थी, लोगों ने अपनी सेविंग वहाँ पे जमा पूंजी लगा दी, उन बेचारों का क्या कसूर, उनका क्या कसूर? तो सुप्रीम कोर्ट ने आई थिंक ऑर्डर दिया तो था कि बिल्डर पैसे दे, और बिल्डर इसमें इस सारे से जो कंट्रोवर्सी है, क्या जो बिल्डर को एक्यूज्ड बनाया गया था उसने ट्रायल फेस किया या नहीं? बिल्डर था कौन? पावर अटर्नी वाला बंदा? नो। कोई दर्जी नाम का? नहीं, असल बिल्डर तो पीछे था कोई, वो तो फ्रंट पे आया ही नहीं। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो काम किए जाते हैं बड़े बड़े लोग, वो फ्रंट पे थोड़ी ना आते हैं। तो इन्होंने एक पावर अटर्नी देके बंदे को खड़ा कर दिया, तमाम कागजी कार्रवाई उनसे करवाई, और जब म्यूजिक को फेस करने का टाइम था तो वो पीछे दिखे ही नहीं। पावर ऑफ अटर्नी किसी ने तो दी होगी। पावर अटर्नी ओनर ने दी, बेच के एक बंदे को। अच्छा, मतलब ये बाकायदा ट्रांसफ़र ही नहीं किया गया प्लॉट? जी, जो जिसने बिल्डिंग बनाई उसने अपने नाम पे प्लॉट ट्रांसफ़र नहीं किया, पुराने ओनर से सिर्फ पावर ऑफ अटर्नी ली। जी। तो क्या ऐसी पावर ऑफ अटर्नीज वैलिड होती हैं या नहीं? जी, होती है। और अगर ओनर की डेथ हो जाएगी तो क्या फिर वो लीगल हायर्स में जाएगी वापस? जी, वापस लीगल हायर्स को चली। आपको भी पता है पावर अटर्नी की तो लीगल वैल्यू तब तक होती है जब बंदा हयात होता है, रिवोक कर दे तब भी। इसमें आई थिंक हुआ भी है, 2 पावर ऑफ अटर्नीज जहाँ तक थे, एक आई थिंक 2010 में एक को रिवोक करके दूसरे को दिया गया था। गालिबन कोई रफ़ीक खातून थी जी, और उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी ली थी, पहले किसी दूसरे को दी थी, उसके बाद ये जो करंट पता नहीं कौन से दर्जी साहब थे, अमीन दाराजी या दर्जी, दारजी सॉरी मैं प्रोनाउंस उसको गलत कर रहा हूँ, उनको दे दी जी। तो इन्होंने यहाँ पे बिल्डिंग बना ली जी, और बिल्डिंग में सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो रोड का है जी। तो आधा तोड़ने का कोई इस तरह का कि जो इलीगल पार्ट अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट है कि उसे तोड़ दिया जाए पूरी, तो उसमें आधा तो चले लीगल था ना, तो आधा तो छोड़ दिया जाता। आधे से तो अगर आप कहते कि रोड का हिस्सा है, छोटा सा रोड का हिस्सा है, बिल्डिंग को तो फिर आपने अनसेफ कर दिया ना, छोटा सा भी आपने तोड़ दिया तो आपने उसको अनसेफ कर दिया। अब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास क्या था? रोड का छोटा टुकड़ा, मिसाल है एट बेस्ट, रोड का छोटा टुकड़ा वर्सेस कितने लोगों की रहायशगाह, सेविंग, कितना नुकसान। देखें, ये जो बिल्डिंग बनाएगी, यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट हुई, टाइम लगा, पैसा लगा इसको बनाने में, और आपने एक झटके में आज उसको प्लॉट बना दिया है। तो उन लोगों का क्या? लोगों ने, मैंने तो ये भी सुना था, रूमर्स थे कि खुदकुशी भी की थी लोगों ने, जो ओनर्स थे। तो आज उस प्लॉट का ओनर कौन? वो रफ़ीक। वो रफ़ीक। तो मतलब इस सब में बेनिफिशियरी फ़ायदा उसका हो गया। कोई लेगा ही नहीं वो। नहीं, लेकिन आज से 4 साल बाद में भी कोई ले ले, क्योंकि उसने बेचा पावर ऑफ अटर्नी पे, वो सारा मामला हुआ, बिल्डर सामने नहीं आएगा बिकॉज पैसे देने, तो पावर ऑफ अटर्नी वो रिवोक कर दे एंड प्लॉट उसका थोड़ी देर से वो वापस भेज दे।
अच्छा सर, इसमें एक इशू और ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियर डायरेक्शन, बाकी तो डिपार्टमेंट्स को इन जनरल कहा था कि सारे डिपार्टमेंट्स को आप बनाएं, उस पर उन पर एफआईआर काटे, और एसपीसीए को स्पेसिफिकली कहा गया था कि एसपीसीए के ऑफिशियल्स पे एफआईआर काटी जाए। और तकरीबन सबसे ज़्यादा गालिबन जो एक्यूज थे 9 से 10 एक्यूज तो एसपीसीए के थे। सो वाई एसपीसीए? एसपीसीए का ऐसा क्या रोल था जो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि शायद कोई रोल है, और वाकई में कोई रोल इस तरह का हो सकता है या नहीं? चले था या नहीं वो तो एक अलग सवाल है, क्या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है मैनिपुलेशन की एसपीसीए की तरफ से या नहीं? देखिए, एसबीसी को क्यों मुलजिम बनाया गया, तो वो मुन्नी बदनाम है। हाँ, एसबीसी जो है वो बदनाम है, तो उसको बनाया गया मुलजिम। देखिए, ये मैं आपसे रिकॉर्डिंग से पहले भी आपसे गुफ्तगू की थी इस बारे में कि एसबीसी करती क्या है। एसबीसी जो है वो ज़मीन की इंचार्ज नहीं है, ज़मीन उनके पास नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है इंटरेस्टमेंट के लिए उनके पास लोग आते हैं, ये प्लॉट है, अप्रूवल दे दो, इतने इतने गज़ का प्लॉट है, एक्स गज़ का प्लॉट है। वो वेरिफिकेशन मांगते हैं ओनर से, ओनर बता देता है कि ये एक्स गज़ का प्लॉट है। अब वहाँ से अगर कोई फॉर्जरी होके जाली कागज़ आ गया तो इनका कसूर तो नहीं है। तो एसबीसीए सिर्फ अप्रूवल देती है बिल्डिंग के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इस मामले में जो ये नेस्ला टावर वाला था, कि सारे अप्रूवल्स दिए गए थे, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हमारे पास हैं या नहीं है? बिल्कुल, तमाम अप्रूवल्स दिए गए थे और लीगली दिए गए थे। सबसे वेरिफिकेशंस ली गई थी, सबसे वेरिफिकेशंस ली गई थी, और हर लीगल फॉर्मेलिटी, इवन इन द एसबीसीए रूल्स, जो कराची केबीपीटीआर रूल्स कहते हैं हम, कराची टाउन प्लानिंग रूल्स, उनकी भी कोई वायलेशन नहीं थी। तो आपके पास इस चीज़ को सब्सटेंशिएट करने के कोई डॉक्यूमेंट्स जो आप हमें प्रोवाइड कर सकें, इन फाइल एनीथिंग? ये अप्रूवल्स की लेटर्स हैं, ये तो तमाम प्रोसिक्यूशन लेके आई कोर्ट के सामने। ये तो प्रोसिक्यूशन का ही अपना केस था कि इस तरीके से अप्रूवल हुआ है। और अगर वो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम देखें सिर्फ एसबीसीए के, तो उसकी कोई वायलेशन नहीं है। उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर लेसर कोई बात छुपाता है हमारे से, तो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, क्योंकि प्लॉट का मालिक वो है, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी है। और आखिरी जो अप्रूवल हुआ, ये देखें, उसमें ये सीरियल नंबर पे लिखा हुआ है क्लियरली कि जो अप्रूवल दे रहे हैं वो केएमसी के लेटर पे बेस्ड है। तो केएमसी ने लेटर उनको यही दिया था कि वो 1121 गज का है। जी जी। अच्छा सर, इसमें एक मैं विटनेस की स्टेटमेंट देख रहा था, तो उनका ये कहना था कि रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड से केएमसी के रिकॉर्ड से मिसिंग है, पूरे प्लॉट का ही 139 या व्हाटएवर जो भी प्लॉट था उसका रिकॉर्ड जो है दैट इज मिसिंग फ्रॉम द रिकॉर्ड। सो इसमें क्या सदाकत है? क्या वाकई में रिकॉर्ड मिसिंग था, नहीं था? रिकॉर्ड मिसिंग था तो कोर्ट में कैसे पेश किया गया केएमसी का रिकॉर्ड उस प्लॉट का? और अगर आप उसकी गवाही क्रॉस एग्जामिनेशन पढ़ें तो देखें उसकी क्या क्रेडिबिलिटी रहती है। देखें, इस गवाह की अगर आप बात की जाए तो ये कहते हैं कि कोई रिकॉर्ड नहीं था केएमसी का, और ये कहता है उस वक्त मैं इंचार्ज था। तो जब अदालत में आया तो उसके पास कोई सबूत नहीं था कि उस दिन वो स्पेसिफिकली इस चीज़ का इंचार्ज था, रिकॉर्ड का। दूसरी बात, जब उसने चार्ज लिया और जब तक वो अदालत में नहीं आया, उसने एक दफ़ा भी कंप्लेन नहीं की कि डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं। अपनी 161 में कहता है कि मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए, तो जब डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए आईओ को, उसका मतलब है डॉक्यूमेंट्स एग्जिस्ट करते थे, और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अदालत में भी पेश हुए। तो कैसे पेश हुए अगर रिकॉर्ड गुम था केएमसी का? तो इट मीन्स के दिस वाज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। यस, इट वाज अ रॉन्ग स्टेटमेंट टू मिसलीड द कोर्ट में भी। उसकी नीयत क्या थी, आई कैन नॉट कॉमेंट, बट मैं ये कह सकता हूँ कि ये गलत स्टेटमेंट थी। शायद वो गुमराह हो के गलती से बोल भी सकते हैं, मिसगाइड करने के लिए भी बोल सकते हैं। किसी की नीयत तो पे कमेंट नहीं किया जा सकता, पर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि स्टेटमेंट जो थी वो ठीक नहीं थी। इसी वजह से अदालत ने उसी स्टेटमेंट को कंसिडर नहीं किया। तो एसपीसीए के इसके अलावा इसमें कोई और रोल बनता ही नहीं है, वो सिर्फ उनका कंस्ट्रक्शन देखनी है उन्होंने, और जो प्लॉट से जो लीज जिसने किया लीजिंग अथॉरिटी से उन्होंने वेरिफिकेशन ले लेनी है, और उसके बाद अपने जो प्लान्स हैं उनको अप्रूवल दे देना है, ऐसा ही है जी। सो
जस्ट ऑन लाइटर नोट, एसपीसी करप्शन कैसे करता है इन जनरल? उन पे एलिगेशन तो बहुत लगते हैं, बट होती कहाँ पे है करप्शन? इस केस को हम छोड़ के बात करते हैं, करप्शन होती कहाँ पे है इनकी? एसबीसी की करप्शन आजकल जो सुना जा रहा है वो इस तरीके से कि बगैर अप्रूवल के बिल्डिंग बना लें और हम कुछ नहीं कहेंगे। डॉक्यूमेंट्री काम करते ही नहीं है, और कराची में स्पेसिफिकली मुन्नी बहुत बदनाम है। मुन्नी बहुत बदनाम है, इतने हद तक कि काफ़ी हाई कोर्ट के जजेस ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स कमेंट भी करते हैं। अभी रिसेंटली वाक़या हुआ था जिसमें एक साहब ने कमेंट किया था कि दोज़ख में इनके लिए एक स्पेशल जगह रखी जाएगी। जी, तो टू द एक्सटेंट ऑफ इतने करप्ट हैं कि इनके लिए दोज़ख में अलग से प्लॉट, वो भी शायद प्लॉट ही होगा कोई। वो भी कोई अप्रूव प्लॉट होगा। कंस्ट्रक्शन ये खुद कर लेंगे। सो ये तो सारी करप्शन की बात हो गई। मैं, अगर आप प्रोसिक्यूशन की जगह पे होते और आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि अगर मान लिया जाए कि शायद करप्शन हुई भी है, तो कहाँ पे आप करप्शन उसको कहते हैं कि करप्शन हुई है, कौन से स्टेज पे और कौन से डिपार्टमेंट की तरफ से? हाइपोथेटिकल। देखिए, करप्शन तो इस केस में तो हुई नहीं है। आप उन केस पे फोकस डालें ना जिन पे होती है, एविडेंस होता है। इस केस में तो कहीं से भी नहीं बनता करप्शन का चार्ज। तो इसमें मतलब प्राइम से बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है सो केस। सारे डिस्कशन से मैं ये समझ पाया हूँ कि आपने भी कहानी सुनी है जी, डॉक्यूमेंट्स के साथ मैंने आपको दिखाया है। आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या कोई गैर कानूनी काम हुआ है एज फार एज अलॉटमेंट ऑफ द लैंड इज कंसर्न। मैं देखे ना, आपको एक चीज़ समझाऊं कि जब तक हम अलॉटमेंट जो लैंड है ये नहीं साबित करते कि ये गलत था, इलीगल था, तब तक हम कमर्शलाइजेशन को भी नहीं कह सकते, रेजिडेंशियल टू कमर्शियल के वो भी गलत हुई है। और सबसिक्वेंटली हम ये भी नहीं कह सकते कि अप्रूवल जो था वो ठीक नहीं था। तो सबसे पहले तो लैंड है ना, तो लैंड ही बिल्कुल ठीक है, तो फिर आगे की तो बात बनती नहीं है। दो जगह पे प्रॉब्लम दिख रहा है। अगर मुझसे कोई पूछे कि आपका इस पे क्या कमेंट, तो मेरे दो पहलू इसके हो सकते हैं। या तो एक, सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, क्लियरली उनको कोई वायलेशन थी ही नहीं जो कि उन्होंने कह दिया कि वायलेशन है, एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो कमिश्नर कराची ने रोड की जो ज़मीन दी थी, बिकॉज बाय लॉ अगर रोड है तो उसको रोड होना है, अगर उसके लिए ज़मीन अलॉटेड है तो वो होनी है। हाउ ही कैन अलॉट एक्स्ट्रा लैंड टू एनीवन जो कि रोड की ज़मीन है, बेशक वो कमिश्नर कराची हो, कोई भी हो, अगर मास्टर प्लान में वो रोड है तो दैट इज़ रोड, चाहे वो जंगल पड़ा हुआ है। सो यहाँ पे आपको नहीं लगता कि ये अलॉटमेंट गलत थी एक्स्ट्रा लैंड की टू, बेशक सबको या नस्ला टावर को, दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, क्या ये अलॉटमेंट हो सकती है बाय लॉ या नहीं? देखिए, बाय लॉ की जो बात है उससे पहले ज़रा ये सोचिए कि मास्टर प्लान भी तो कोई ना कोई तो बनाता है ना, कोई ना कोई तो उसका वजूद डालता है, और जब वजूद डल जाता है तो वो वजूद चेंज भी हो सकता है। तो ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ इतना पैच था शारा फैसल का जो छोटा किया गया ताकि सिंधी मुस्लिम को फ़ायदा हो। नो, पूरे शारा फैसल की बात हो रही है कि उसको छोटा किया गया। तो जब छोटा किया गया तो साथ में अगर ज़मीन पड़ी हुई है तो उसका क्या किया जाए? छोड़ा जाए उसको ताकि बाद में लोग इंक्रोचमेंट करें उस पर, कोई गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हो, या उसको बेचा जाए उस बंदे के लिए जिस बंदे के लिए फ़ायदेमंद है। सिंधी मुस्लिम में उन लोगों ने जिन्होंने मेन रोड पे प्लॉट लिए, इसीलिए लिए ना कि शारा फैसल के मेन रोड पे हैं वो प्लॉट। तो अब अगर शारा फैसल छोटी हो गई तो उनके प्लॉट तो मेन रोड पे नहीं रह गए, बीच में ज़मीन आ गई, तो उनका क्या? डोंट यू थिंक कि इट्स बिगर पिक्चर ऑफ करप्शन? जैसे कि आपने कहा कि मास्टर प्लान चेंज हो सकता है और जो हाली ज़मीन है कहीं ना कहीं तो या इंक्रोचमेंट के लिए छोड़ दिया जाए या तो किसी को दे दी जाए। मे बी इसी प्लान से कि हम किसी को दे दें और इसी आर्ग्यूमेंट को लेके चलें, तो इसके लिए ही रोड छोटी की गई, बिकॉज रोड बड़ी है और अगर वो एक बार बड़ी उसको बनाया गया है तो उसके लिए यकीनन ये है कि अगर आज वो नहीं भी बन रही तो आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद उसको एक्सपेंड किया जाएगा, जो ज़रूरत भी है। शाम में हम जाते हैं शारा फैसल पे तो वहाँ पे गुजरने की जगह नहीं होती। ये आर्ग्यूमेंट ऐसा ही है कि एयरपोर्ट के साथ हमारे पास काफ़ी सारी एक्स्ट्रा लैंड है, कल एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ जो हैं वो कहें यार ये हम बेच रहे हैं बिकॉज हमारा रनवे तो इस पर नहीं है, रनवे तो हमारा है, बट ऑब्वियसली दैट इज़ मेंट कि बाद में एक्सपेंशन हो सकती है। तो क्या ये सही तरीका है कि एक बार
आपके पास ज़मीन आई, आपने रोड के मंसूबे में रख दी, देन आप थोड़ी देर से बाद कहते हैं कि जनाब हम इसको कम कर रहे हैं रोड, बाकी जो एक्स्ट्रा लैंड हम बेच रहे हैं। ये बिगर पिक्चर ऑफ करप्शन नहीं लग रही है आपको? देखिए जो 57 में हुआ यस, उस पर आई कैन नॉट कमेंट, क्योंकि मैंने जो 57 का कागज़ देखा है वो सिर्फ एक कागज़ देखा है जो हमारे केस के साथ लिंक था कि ये ज़मीन बेची गई सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी को 57 में। तो उसके अलावा तो मैंने कोई कागज़ नहीं देखा। रूम ऑफ करप्शन है, मैं अब बताता हूँ कि कैसे वो रूम ऑफ करप्शन है। बताइए। कि एक पैच उन्होंने खाली कर दिया, अब देखें वो किसको बेचना है, अब वो तो उन पे है ना, क्या वो सिंधी मुस्लिम को देते हैं या नहीं देते। क्या ये क्राइटेरिया है कि सिर्फ जिसमें सोसाइटी है जिसकी ज़मीन के आगे जो ज़मीन होगी वो उसी को मिलेगी, या वो किसी को भी बेच सकते हैं। सो यहाँ पे करप्शन का एलिमेंट घुसाया जा सकता है, मे बी कि वो पैसे लेके उन्हीं सोसाइटीज़ को, अगर वो नहीं तो कोई और सही, क्योंकि देखिए मेन रोड का पैच बन रहा है और दैट इज़ वेरी वैल्यूएबल जगह, और उससे जो पीछे वाले अगर उसके आगे एक और प्लॉट आ जाता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, बिकॉज वो जो पहले मेन रोड पे था वो अब मेन रोड पे नहीं रहा और उसकी वैल्यू डाउन हो गई। तो अब वो तो ऑफिशियल पैसे कुछ भी दे, अनऑफिशियल तो मे बी कितने दे, तो वो अनऑफिशियल पैसे लेके और इस तरह से एक पूरी एक पट्टी को, आप उसे लीगल कहें या इलीगल कहें, बट देयर इज़ अ रूम ऑफ आई थिंक करप्शन। देखिए हो सकता है 57 में कुछ हुआ हो, पर अब ये भी जहन में रखें कि उस वक्त कराची की इतनी आबादी नहीं होती थी, ये ज़मीन इतनी महंगी नहीं होती थी जितनी आज की है। वो ये रेजिडेंशियल एरिया था, वाज नॉट कमर्शियल पर से। और मैंने थोड़ी देर पहले यही कहा ना कि लोगों ने जो प्लॉट वहाँ पे ख़रीदे वो रेजिडेंशियल करके ख़रीदे कि शार फैसल के मेन रोड पे होंगे, तो वो नेचुरली उन्हीं के पास जानी थी ज़मीन। और अगर कोई करप्शन हुई भी है इधर तो वो 57 में हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन तकरीबन 50 साल बाद कैसे हो सकती है, आप मुझे बताएं। नहीं, ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं कह रहा कि इस केस में, बट मैं जस्ट एक एनालॉजी ड्रा कर रहा हूँ, मे बी देयर इज़ अ रूम ऑफ करप्शन एट दैट अलॉटमेंट ऑफ एक्स्ट्रा लैंड, परहैप्स but we don't have any evidence, कोई सबूत नहीं है उस चीज़ का। this is a kind of conspiracy theory. हाँ, ऐसे hypothetical scenario हम कह सकते हैं। It could be reality, it could be a conspiracy theory of mine. Absolutely. तो यही है। सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने काफ़ी वैल्यूएबल अपना इंसाइट्स शेयर किए, टाइम दिया आपने, थैंक यू सो मच। आई होप व्यूअर्स को पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। हम जो भी स्कैन्स हैं वो भी सारे हम पॉडकास्ट में हम डाल देंगे, आप हमें प्रोवाइड कीजिएगा। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने रेफ़र किए हैं, फ़ाइल तो आप साथ लाएँ, बट वो आप स्कैन में आप दे दीजिएगा, विल शो टू द ऑडियंस, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रहे कि हम ये चीज़ जो बात कही गई है वो एक्चुअली ऐसी ही है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। शेयर करें इस पॉडकास्ट को दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।